अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 91 स्टार्ट करते हैं जी। आप लोगों के लेक्चर 90 में, कल वाले लेक्चर में, ये दो क्वेश्चंस मैंने डिक्टेट करवाए थे, ज़रा देखिएगा। यही दो क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट तीसरा एक क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 4 भी था, लेकिन वो क्वेश्चन तो बस वैसे ही हमने देखा था कि स्प्लिट कंसोलिडेशन के एनालिसिस कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिखा था। मैं हैंडआउट्स आपको दे दूंगा, बन गए हैं, बस होमवर्क वगैरह डाल के ना इसमें आज इंशाल्लाह आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कुछ तबीयत भी हफ्ते वाले दिन क्लास पढ़ाते हुए ऐसी हो गई थी कि कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रा दोबारा इसको लेकर आते हैं, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 से ही बात शुरू कर देते हैं। एक एनालिसिस हमने करना सीखा था। बोनस की अगर बात करें तो हमने ये बात की थी, क्वेश्चन नंबर 4, कि कंपनी मेड फॉलोइंग शेयर ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। 2 बोनस शेयर्स उन्होंने इशू किए हर 5 वाले को। तो हमने कुछ इस तरह से बात लिखी थी, क्या क्या लिखा था जी? बिफोर, न्यू और आफ्टर। आसान टॉपिक है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा हफ्ते वाली क्लास को से निकाल के। अच्छा जी, इशू किए कितने शेयर्स? 2। तो पहले पड़े थे 5, 2 नए इशू किए तो हमने कहा था जी यहाँ पर बोनस के केस में बैलेंसिंग फिगर हम आफ्टर वाले शेयर्स निकाल लेते हैं, साथ हम बैलेंसिंग निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई थी जी? स्प्लिट किया था शेयर्स को। और स्प्लिट क्या किया कि जी एवरी 3 बिकेम 5। पहले 3 थे, 5 बन गए। इसका मतलब 2 जो है वो नए इशू हो गए। स्प्लिट के अंदर क्या होता है, थोड़े शेयर्स तोड़ के ज़्यादा कर लिए जाते हैं, ठीक है। और कंसोलिडेशन में क्या होता है जी? ज़्यादा शेयर्स होते हैं, उनको कम कर दिया जाता है। तो कंसोलिडेशन क्या हुई? वेयर बाय एवरी 4 बिकेम 1। तो फिर 3 ये न्यू नहीं थे, इनफैक्ट ये लॉस्ट थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लॉस्ट लिख दिया था, लेकिन ये माइनस प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस इसको हमने यूज़ करना था, ठीक है। क्वेश्चन 4 में तो हमने सिर्फ यही काम किया था। फिर क्वेश्चन 5 के अंदर हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना सीखे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो कोई मसला नहीं था। एनालिसिस में यहीं पे ही कर देता हूँ, उसके बाद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए उस तरफ निकल जाएंगे, बल्कि कोशिश की जाए तो यहीं पे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, जी क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं अ कंपनी हैड 12,000 ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स। ये तो पहले से ही पढ़े थे, पिछले साल से पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे मैंने आपको थोड़ी सी लॉजिक ये भी दी थी कि बोनस, एक छोटी सी एग्जांपल भी करवा दी थी ना। सिर्फ बोनस शेयर्स इशू करके मैंने 2 साल के अंदर आपको रेशो निकलवाई थी, जब मैंने आपको कहा था कि बोनस इशू से कोई चेंज नहीं आता है अर्निंग्स के अंदर, क्योंकि कैश तो आया नहीं, तो बूस्ट नहीं होता। लेकिन बोनस इशू आकर आपके ईपीएस को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो फिर हम यूँ अज्यूम करते हैं जैसे ये बोनस इशू जब से बिज़नेस शुरू हुआ था तब से ही इन इशू है, ठीक है। तो बहरहाल मैंने कुछ नोट्स भी अगले लेक्चर नोट्स के अंदर आपके लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। वो बातें भी करते हैं, लेकिन साथ साथ सवाल तो पहले करने, ठीक है। अच्छा, अब ओपनिंग शेयर्स तो 12,000 थे, यानी पिछले साल के एंड तक 12,000 शेयर्स हमारे इशू हो चुके हुए थे, ठीक है। अब वो कहते हैं जी कंपनी मेड फॉलोइंग शेयर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। 1 फरवरी पे 3 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 हेल्ड। तो बोनस की बात अगर करें तो अच्छा, क्या कह रहे हैं जी? क्या बोनस इशू किया है जी? 3 शेयर्स फॉर एवरी 4 हेल्ड। पहले 4 पड़े हुए थे, मजीद 3 इशू किए तो 7 हो गए, ठीक है जी। तो बैलेंसिंग हमारे पास क्लोजिंग में 7 आ गए। खैर बैलेंसिंग का कोई मसला नहीं। एनीवेज,
नेक्स्ट क्या है जी, 1 अप्रैल को स्प्लिट हुए शेयर्स और हर 2 शेयर बन गए 7। तो स्प्लिट के ऊपर क्या हुआ, 2 शेयर्स थे वो बन गए 7, तो 5 नए शेयर्स इशू हुए। शेयर्स, खाली शेयर्स, पैसे नहीं आते इसके लिए। और कंसोलिडेशन में तीसरा पॉइंट कंसोलिडेशन का था कि शेयर कंसोलिडेशन हुई यकम सितंबर 15 को, वेयर बाय एवरी 5 शेयर्स बिकेम 4। तो एक जो था वो लॉस्ट हुआ, यानी कम हो गया। ठीक है, अब ये नज़र आ रहा होगा भाई, कैमरा वाले भाई, ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ? लिखे हुए में तो कोई मसला नहीं आ रहा, लिखा हुआ तो नज़र आ रहा है ना, इसकी वजह से ख़राब तो नहीं हो रहा? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि ये लिखा हुआ, जो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ ये क्लियर नज़र आ रहा है, ये इधर भी लिख रहा हूँ तो क्लियर नज़र आ रहा है बस। अच्छा जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं अब हम। डेट, डिस्क्रिप्शन में कौन से शेयर्स इशू हुए, कितने शेयर्स इशू हुए, फ्रैक्शन लगा के हम नए शेयर्स निकाला करेंगे। ठीक है जी, और नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे फिर यहाँ पर। ठीक है, फिर फ्रैक्शन है, और फिर है जी, अगर कोने पे नज़र ना आए किसी को तो सीट चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। यकम जनवरी 15 पर ओपनिंग 12,000 शेयर्स पड़े थे। ठीक है जी, यकम फरवरी 15 को, अब तरतीब याद रखनी है। ठीक है, यकम फरवरी 15 को बोनस इशू हुआ। बोनस इशू में नए शेयर्स इशू होंगे। अच्छा, अब ये पुराने शेयर्स हैं जिनकी बेस पर नए शेयर्स इशू होने जा रहे हैं। ठीक है, तो 12,000 शेयर्स की बेस पे हमने शेयर इशू करने थे। अब हर 4 वाले को 3 शेयर्स मिले, तो ये जो शेयर्स थे इनको डिवाइड करना है 4 से और मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो नए शेयर्स आएंगे। ठीक है ना, अगर आप टोटल शेयर्स निकालना चाहें ना तो आप इसको डिवाइड बाय 4 करके इंटू 7 कर रहे होंगे, लेकिन हम सिर्फ बोनस शेयर्स निकालना चाह रहे हैं। बात समझे हो? तो इनकी बेस पर डिवाइडेड बाय 4, हर 4 वाले को 3 शेयर। ठीक है जी, तो कितने नए शेयर्स? 9,000 बोनस शेयर्स इशू हुए। अब यहीं पे रुक जाओ। ठीक है, और इसके ऊपर फ्रैक्शन लगा लो, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये लिखा भी ना करो। तरतीब क्या है, आपने डेट लिखी, बोनस लिख दिया, आगे ये कैलकुलेशन भी बाद में कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है आपने इसके ऊपर फ्रैक्शन को यहाँ तक लगाना है, तो सिर्फ जनवरी का महीना इंटू 1/12। अब नए शेयर्स इशू हुए 9,000 आपने कहा। अब कभी भी नए इशू के ऊपर हमने फ्रैक्शन नहीं लगाना। जो 21,000 हो गए ना, इस पे फ्रैक्शन लगाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन लगाएंगे तब जब अगली डेट कंफर्म हो जाए। अगर तो इसके बाद पूरे साल में कोई और शेयर्स के अंदर चेंज नहीं आई है तो फिर 11/12 कर देते 21,000 को। लेकिन वो कह रहे हैं कि यकम अप्रैल को फिर कुछ हुआ है, देखते हैं क्या हुआ, वो बाद में देखेंगे। इसका मतलब फरवरी मार्च 2 महीने ऐसा ही है। ठीक हो गया। अब हुआ क्या है जी, शेयर स्प्लिट। स्प्लिट लिख लूँ सिर्फ, शेयर स्प्लिट। अब 21,000 शेयर्स पड़े हैं हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब शेयर स्प्लिट क्या कह रहा है कि एवरी 2 बिकेम 7, एवरी 2 बिकेम 7। तो हमने क्या कहना है जी, जो पड़े थे उनको डिवाइडेड बाय 2 करो और मल्टीप्लाई बाय 7 करो।
अगर टोटल निकालने होते तो अगेन 7 से करते। ठीक है जी, तो कितने नए इशू हुए? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये पहले दो बिफोर और न्यू, क्योंकि हम न्यू शेयर्स निकाल रहे हैं सिर्फ इनको फ्रैक्शन में यूज़ कर रहे हैं, और इनफैक्ट हम 3/4, 5/2, 1/5 कर रहे होते हैं। लेकिन चलें, आप आहिस्ता आहिस्ता भी सोच कर ही चल सकते हैं फिलहाल। ठीक है, तो 21,000 डिवाइड बाई 2 किया। अब ये 2 ख़त्म होकर 5 नए आएंगे, तो वो ऊपर वाले जमा ये 5 साथ में तो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने स्प्लिट वाले शेयर्स जो इश्यू हुए हैं सिर्फ वो निकालने। बात समझ आ रही है? मैं स्लोली दोबारा हफ्ते वाली क्लास को लेकर चल रहा हूँ। यूँ समझ लें कि हफ्ते वाली क्लास ही दोबारा है और थोड़ा सा एडिशनल काम भी हम कर लेंगे। ठीक है, ताकि सुकून से चीज़ें समझ आएँ। ये ना हो के चलते चलते आप कहें लो जी सर बीमार हो गए जी, सर ने सिरों ला मगरों लाता जी। इतना बीमार नहीं हुआ वैसे मैं। 5-2 5 0 7 3 5 0। ठीक है जी, अब इसके ऊपर फ्रैक्शन लगना है, इस पर नहीं लगना। लेकिन अगर एंड तक कुछ ना हो तो भी लगा देते। और वो कह रहे हैं 1 सितंबर को। अच्छा, घर पे ट्राई किया था? क्वेश्चंस भी जो दिए थे होमवर्क में सारे, किस बच्चे ने सारे क्वेश्चंस ट्राई किए? अच्छा, सारे उसमें राइट शेयर्स आ गए होंगे, मैं भूले से दे गया हूँगा। अरे मैंने राइट शेयर्स पढ़ाए नहीं है। अच्छा सुनो प्लीज़, आज शायद राइट शेयर्स मैं ना ही कराऊँ, हो सकता है करा भी दूँ, लेकिन ये ज़रूर पक्का कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर ईपीएस भी निकालते हैं, 1-2 सवाल और करते हैं, एक नया सा सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है, और राइट इशू कल करके कल ईपीएस जो है वो बेसिक वाली ख़त्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, फिर हम उसके ऊपर डायल्यूटेड ईपीएस के ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, खैर जो भी रहता है ईपीएस का टर्म क्या कहता है यार 3-4 तारीख तक तो हो मेरे साथ, कोशिश करते हैं। वैसे 31 तक कोशिश है, लेकिन 3-4 दिन का आपने मार्जिन रखना है जहन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी रही हुई होती हैं जो कि आपको मैंने आखिरी क्लासेस में ही करवानी है। ठीक है ना, तो जब तक मैं कहूँगा नहीं तब तक आपने नहीं जाना। ओके जी, 1 सितंबर को। अच्छा बस बेटा, पहले टाइम थोड़ा सा कम है। कंसोलिडेशन हुई। अब कंसोलिडेशन हुई है तो ये 73,500 को तोड़ के कम करेंगे ना, तो क्या कह रहे हैं जी कि हर 5 वाले शेयर, हर 5 वो 4 में हो गए, यानी 1 लूज हो गया। तो अब हमने यहाँ पे लॉस्ट शेयर्स निकालने हैं। यहाँ पे शेयर्स कौन से निकालने हैं जी? ये लॉस्ट शेयर्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पर ये गेंड शेयर्स, न्यू शेयर्स, नए शेयर्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे लॉस निकालने हैं। तो कितने पड़े थे जी? कितने पड़े थे? जो 5, उनमें से एक को क्या कर दिया हमने? कम। 1/5 जी 14,700। लेकिन इस पर फ्रैक्शन लगा सकते हो अब आप। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बस 5/12। ठीक है जी, और अब टोटल शेयर्स 5,800। ठीक है जी, अब इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4/12। तो ये पूरा साल बनेगा आपका जी। 14,700 लेस कर दें। ठीक है जी, अब मैंने आपको सिर्फ बोनस की एग्जांपल दी थी कि बोनस के केस में नए शेयर्स तो आते हैं पर अर्निंग्स में बूस्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता। इसलिए बोनस को ऐसे समझना है जैसे हमेशा से इन इशू रहा। फ़िलहाल तो हमारा मकसद है ना इस साल के स्टार्ट पे जाना। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ बोनस नहीं है, यहाँ पर स्प्लिट भी है और कंसोलिडेशन भी है। बोनस हो चाहे स्प्लिट हो चाहे कंसोलिडेशन हो, बूस्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता। मैंने आपको कहा था कि अगर नए शेयर्स इशू हों, ठीक है, और वो मार्केट प्राइस पे हों तब भी बूस्ट एक्सपेक्टेड होता है, और अगर राइट इशू हो तब भी किसी न किसी दर्जे में डिस्काउंट होता है। तो कुछ बूस्ट भी एक्सपेक्टेड होता है, कुछ बोनस का एलिमेंट भी होता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग मेंबर्स को हम डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है ना, लेकिन इनके अंदर जो है वो कोई बूस्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो जब भी कभी बोनस आए, कंसोलिडेशन आए या स्प्लिट आए, ठीक है, जिसमें बस शेयर्स चेंज हो रहे हैं और अर्निंग्स का बूस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, तो हमने ऐसे अज्यूम करना है हमेशा कि ये हमेशा से इन इशू रहे इतने ही शेयर्स। ठीक है,
लेकिन फिलहाल तो इस साल के अंदर गड़बड़ को रिमूव करें ना, क्योंकि इस साल के अंदर 12,000 से 58,800 पे शेयर्स आ गए हैं, लेकिन बूस्ट तो कोई एक्सपेक्टेड है नहीं। बहरहाल हम फिलहाल क्या करते हैं, हम यूं ही अज्यूम करेंगे कि ये हमेशा से इन इशू रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि इस 58,800 की अगर बात करें तो इसमें लिखवाया था आपको वैसे मैंने, इसमें बोनस, स्प्लिट और कंसोलिडेशन तीनों पढ़े, ठीक है जी। इसको कुछ ना करें। 73,500 में कंसोलिडेशन नहीं है, बोनस और स्प्लिट पड़ा है, बोनस और स्प्लिट पड़ा है। तो इस पे कंसोलिडेशन का असर ख़त्म करना है अब हमने, ठीक है ना। कंसोलिडेशन से जो शेयर्स कम हुए, हम कह रहे हैं नहीं यार इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो, मतलब कि 73,500 में से कुछ शेयर्स कम हो गए हैं। कितने शेयर्स कम हुए हैं? एक शेयर कम हो गया ना, परसेंटेज की रेशो की बात करें तो 73,500 बाद वाले शेयर्स जो हैं 73,500 में से रेशो के हिसाब से एक शेयर कम हो गया था। तो हम ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त आफ्टर पे पड़ा है, ऐसा ही है, सॉरी ये इस वक्त बिफोर पे पड़ा है, और हम चाह रहे हैं कि ये, क्योंकि इसके ऊपर कंसोलिडेशन का असर हमने डालना है। बाकी कंसोलिडेशन इनमें तो तीनों पड़े थे ना, इसलिए इसको तो छेड़ा ही नहीं, ठीक है। अब जब हमने इसको इसका असर निकालना है तो हमने क्या कहना है जी, किस पर पड़ा है? 5, बिफोर कंसोलिडेशन है, बिफोर कंसोलिडेशन है, इसके अंदर भी कंसोलिडेशन का असर हमने डालना है। तो ये 5 पे पड़ा है, इसको 4 पे लाना है। जो गिवन अमाउंट होती है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, याद आ रहा है, ठीक है। तो 5 पे पड़ा है, इसको 4 पे लेके आना है, तो 5/4। अब ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी थोड़ा क्लोज कर लें, क्योंकि सब के ऊपर देखो, यहाँ पे बोनस पड़ा है और स्प्लिट पड़ा है, कंसोलिडेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बोनस पड़ा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा। अब यहाँ तो कुछ ना किया हमने, इसमें हमने बोनस और स्प्लिट पड़ा था, कंसोलिडेशन का असर देना था। हमने कहा कि ये बिफोर कंसोलिडेशन पड़ा है, हमने इसको आफ्टर कंसोलिडेशन पे लाना है। एनालिसिस हमें हेल्प किया करेगा। ये 5 पे पड़ा है, इसको 4 पे लाना है। 5 पे पड़ा है तो डिवाइड बाय 5 × 4। अब इसको तो हमने कर लिया फ्रैक्शन लगा के सही, सबके ऊपर ही कंसोलिडेशन का असर डालना था, डन हो गया। अब इससे एक स्टेप पीछे आते हैं, इसमें सिर्फ बोनस पड़ा है, आपको स्प्लिट का असर भी देना है और कंसोलिडेशन का भी। कंसोलिडेशन का तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। अब स्प्लिट की बारी आती है, तो स्प्लिट में हम क्या कह रहे हैं जी, ये बिफोर स्प्लिट पड़ा है, ये बिफोर स्प्लिट पड़ा है, डिवाइड बाय 2, बिफोर स्प्लिट पड़ा है, डिवाइड बाय 2, लेके जाना है आफ्टर स्प्लिट, ठीक है। तो इंटू 7/2, और ये भी ऐसे ही, ठीक है। लास्ट ये वाले शेयर्स में तीनों ही नहीं पड़े, ना बोनस है, ना स्प्लिट है, ना कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का असर आ गया, स्प्लिट का असर आ गया, रह गया बोनस। तो बोनस के लिए एक मिनट, ये पड़ा है बिफोर बोनस, हमें चाहिए ये आफ्टर बोनस। तो डिवाइडेड बाय 4 × 7, डिवाइडेड बाय 4 × 7। और यार अच्छा क्या है, 7/12 मंथ ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं जी। बोलें 4900, 9800, 24,500, 19,000 टोटल। ये किस वजह से बराबर है थोड़ा सा बताया था, लेकिन फिर किसी वक्त दोबारा बता दूँ, मैंने बात की थी, बस कल ही जो।
बेटा अगर यहाँ पे चलें अगले सवाल में आ जाएगा ना, ठीक है छोड़े इस बात को। अगर मार्केट इशू आ जाए तो फिर बराबर नहीं होते, बहरहाल फिलहाल तो है बराबर। ओके, ये हर दफ़ा बराबर नहीं हुआ करेंगे, लेकिन हमने ये थोड़ा ही देखना है, हमने तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेने होते हैं। ठीक है, सही है, दोबारा से कर लें एक बार, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये गुजरा वाले सही है। असल में ना देखो 12,000 शेयर्स से लेके 58,800 तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब हम वेटेड एवरेज 58,800 नहीं निकाल पाते अगर हम ये वाले फ्रैक्शन ना लगाते। तो बेसिकली ना जब स्प्लिट या कंसोलिडेशन आ जाता है या बोनस आ जाता है तो बूस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप उसको कंसिडर करते हुए शेयर्स को बढ़ा लेते हो तो ईपीएस तो डिस्टॉर्ट हो जाती है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी थी आपको, इसीलिए अकेली एग्जांपल दे दी थी आपको को 10,000 की पता नहीं 1 लाख कितना था हमारा प्रॉफिट था, 10,000 प्रॉफिट था नहीं, 10,000 तो शेयर्स थे। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई थी कि 1 लाख प्रॉफिट था और 10,000 शेयर्स थे। 2014 में गालिबन मैंने लिखा था, 2010 में 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख प्रॉफिट था, 10,000 शेयर्स थे, तो ईपीएस कितना आ गया था 10 रुपये। अगले साल में हमने कहा जी 1 लाख ही अर्निंग्स हैं, 1 लाख ही प्रॉफिट है, लेकिन शेयर्स 12 हो गए। ये जो 2,000 से शेयर्स बढ़े हैं, ये 2,000 से शेयर्स का बढ़ना सिर्फ बोनस इशू था, तो अर्निंग्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई हमारी। ठीक है ना, पिछले साल से इस साल कोई ग्रोथ शो हम कह रहे हैं कि उल्टा डिक्लाइन हो रहा है, हालांकि ग्रोथ शो नहीं की, कंपनी ने स्टेबिलिटी को मेंटेन तो रखा, स्टेबल तो रखा था। तो इसलिए हमने देखा था आपने कि हमने कहा था कि पिछले साल को भी रीस्टेट कर लेना चाहिए। यूँ समझ लें जैसे हमारे शेयर्स जो हैं वो हमेशा से इन इशू रहे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कहानी चल रही होती है। हमने स्प्लिट कंसोलिडेशन या बोनस के केस के अंदर यूँ समझना होता है कि ये हमेशा से इन इशू रहे हैं ताकि हमारी ईपीएस जो है डिस्टॉर्ट ना हो। ठीक है, अभी तो खैर रुक जाओ, अभी तो चलने दो आगे, अभी तो 2 साल की ईपीएस भी निकालते हैं हम। ठीक है, तो हमने पहले क्या करना है जी, पहले ब्लैक वाला फ्रैक्शन नॉर्मल जैसे सीखा था पहली क्लास के अंदर। ठीक है, शेयर्स 12,000 थे, फिर 9,000 बोनस इशू हुआ, फिर 52,500 स्प्लिट और फिर कंसोलिडेशन की वजह से कम हुए 14,700। ठीक है, इन पे फ्रैक्शन लग गया वक्त के हिसाब से, ठीक हो गया। अब फिर हमने रिवर्स चलना है। ठीक है, जहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है उनमें तो कोई असर निकालने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर स्प्लिट का असर भी पहुँच चुका है, कंसोलिडेशन का असर भी पहुँच चुका है और बोनस का असर भी पहुँचा हुआ है। जब इसके ऊपर आते हैं तो इसमें कंसोलिडेशन का असर नहीं है। ठीक है ना, तो हम इन शेयर्स के ऊपर भी कंसोलिडेशन का असर डाल रहे हैं, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये हमेशा से इन इशू है, तो साल के पहले दिन तक इसको लेके जा रहे हैं यूँ समय। ठीक है ना, साल के पहले दिन पे नहीं, इनफैक्ट नंबर ऑफ ये हमेशा से इशू के ऊपर ही हम लेकर चले गए ना। देखो ये शेयर्स इस वक्त हैं जिसमें कंसोलिडेटेड शेयर्स भी पड़े हैं, जिसमें स्प्लिट भी पड़े हैं, इनमें तो कुछ नहीं करना था। जब इस पे जाते हैं तो इसमें कंसोलिडेशन नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो हमेशा से कंसोलिडेशन हमारे बिजनेस में रही थी, ये कंसोलिडेटेड शेयर्स हमेशा से रहे थे। तो फिर ये जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनके अंदर कंसोलिडेशन का असर डाल दिया। वो जब से आ रहे हैं, देखो ना ओपनिंग तो 12 से शुरू हुआ, स्टार्ट जब से हुई थी जिंदगी। ठीक है, अब इनमें जब कंसोलिडेशन का असर डाल दिया तो इस तक आए। ठीक है, इस पे बोनस सिर्फ पड़ा था, कंसोलिडेशन का असर भी डालना था और स्प्लिट का असर भी डालना था। तो इनको भी ऐसे ही समझा जैसे ये वाले असरात इनके ऊपर भी हमेशा से पड़े हुए थे, इसलिए इनको भी हमने सही किया और इस तरह से बोनस वालों। ठीक है ना, अब ये इस तरह से हो गया है, 58,800 ही शेयर हमारे निकला है ना, ये ऐसे हो गया। देखें अभी तो आसान सवाल ही इसीलिए रखा गया ना कि उसमें ये वो क्या कहते हैं मार्केट प्राइस वाला इशू था ही नहीं। तो आपको नज़र आ रहा है अब कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो 58,800 ही आ रहे हैं, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, ये ऐसे है जैसे हमेशा से ये शेयर्स इन इशू रहे थे। ठीक है ना, हमेशा से शेयर्स इन इशू रहे थे। अब इसको सिर्फ मिटाता हूँ ताकि मैं यहाँ पे ईपीएस निकाल सकूँ। अब स्टेप 1 में हम हमेशा निकाला करेंगे, वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी स्टार्ट में सीखते हुए हमें इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आपके आगे गिवन है। क्वेश्चन 6 क्या है, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 5, अज्यूम फॉलोइंग आर द प्रॉफिट्स फॉर द करंट एंड प्रीवियस ईयर। अब दोनों साल के प्रॉफिट्स भी सेम रखे गए हैं, जो कि असल में पर्चे के अंदर ऐसे नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए। ठीक है ना, अब सबसे पहले क्या करना है आपने, ईपीएस ऑफ 2014 इन 2014 निकालनी है आपने। ठीक है ना, बल्कि ईपीएस ऑफ 2014 ही लिख लो फिलहाल। अब ईपीएस क्या होता था जी, पैट डिविडेंड वगैरह कोई नहीं है प्रेफरेंस का,
पैट कितना है जी 72,000 डिवाइडेड बाय 12,000। ये तो पिछले साल के शेयर है ना, अभी पिछले साल में जो ईपीएस निकली होगी मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं इस साल की बात नहीं कर रहा। अभी तो हम लेकर आते हैं इसके असरात को, हम कहेंगे कि जी 14 की ईपीएस भी डिस्टॉर्ट होगी, हम रीच उसको, लेकिन फिलहाल जरा पुराने वाली ईपीएस तो निकाल। कितनी जी ₹6 पर शेयर, एग्जैक्ट 6 आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हम पहले क्या करेंगे, ईपीएस ऑफ 15 निकालेंगे, ईपीएस ऑफ 2015 निकालेंगे। अब ईपीएस निकालने के लिए ईपीएस 2015, हमने कहा जी प्रॉफिट्स निकालो भाई, मैंने कहा जी 72,000, मैंने कहा जी नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने कहा जी 58,800, कितना आ गया जी ₹1.2। अब देखो ये जानबूझ के इस तरह से ना सेम रखा गया था आपके लिए ताकि आपको ये बात समझ आ सके। खुद बताओ सेम प्रॉफिट्स हैं और पूरे 15 वाले साल में कोई ₹1 नहीं आया, सिर्फ शेयर्स बढ़ गए। ज्यादती नहीं है फिर, कंपनी के साथ ज्यादती नहीं है क्या? इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? बताओ भला, ये अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यूजर देखने वाला क्या कह रहा होगा, लो जी ईपीएस तो गई, ₹6 पर शेयर थी, इनकी तो अर्निंग, इनके तो हालात ही खराब हो गए हैं। नजर आ रहा है ना? देखो पिछले साल तक कंपनी ₹6 पर शेयर कमा रही थी अर्निंग, इस दफा कंपनी ₹1.2 कमा रही है, तो गलत नहीं हो गया? तो इसलिए हम कहेंगे यूजर को, यूजर 1 मिनट रुको, असल में इस साल में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से अर्निंग्स में कोई बूस्ट नहीं आना था, ठीक है? तो हम इसके असरात आपकी 2014 वाली ईपीएस पे भी डाल के आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता लगे कि ईपीएस में कितनी को सचमुच में गड़बड़ आई। लेकिन यहाँ पर तो जान के प्रॉफिट सेम रखा गया ना, ताकि हम इसके असरात को जब निकाल लें तो फिर आपको नजर आए कि हाँ जी ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर ईपीएस ऑफ 2014 हम निकालेंगे, ठीक है? लेकिन ये क्या होगा, ये सरताज वाला रीस्टेटेड होगा, लेकिन ये IAS 8 ने नहीं ये वाला रीस्टेटेड बताया आपको, ये IAS 33 ईपीएस के अपने स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है। अब 72,000 ये, अब ये ईपीएस ऑफ 14 स्टैंडिंग इन 15 है, ठीक है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा चुकी हैं यूजर के पास, ये हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक एडिशनल ईपीएस निकाल के साथ रीस्टेटेड लिख रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें बताना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपने कंपेयर करना हो तो उस ईपीएस से ना करना, बराए मेहरबानी इससे कर लेना, ठीक है ना? तो ईपीएस ऑफ 2014 जी 72,000 तकसीम 12,000 शेयर्स थे। अब इन पे असरात डालने हैं हमने, मैं मतलब वैसे तो हम ईपीएस को भी शॉर्टकट एक है, कर लेते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अब मुझे बताओ ज़रा कि क्या करना चाहिए इसमें। ये 12,000 शेयर्स हैं, यूँ सोचा करो ना, ये 12,000 शेयर्स हैं, इनमें ना बोनस है, ना स्प्लिट है, ना कंसोलिडेशन है। इधर देखो, इधर मत देखो, कंफ्यूज हो गए, इधर देखो, ये बिफोर पे पड़ा है, हमने आफ्टर पे लाना है। नहीं, ये 12,000 शेयर्स बिफोर बोनस है, क्यों? बोनस के पहले नहीं है। ये 12,000 शेयर पिछले साल के शेयर्स हैं, ये बिफोर बोनस है, बिफोर स्प्लिट है, बिफोर कंसोलिडेशन है। हम कह रहे हैं इनके ऊपर इसके असरात भी डालो, डालने चाहिए। अब मैंने कहा जी ये 12,000 बिफोर पे पड़ा है, आफ्टर पे लाना है, बिफोर पे पड़ा है, आफ्टर पे लाना है, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7, वहां लिखते हुए सही करवा देना आप, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो क्या करोगे 7/4। आगे चलो, ये बिफोर स्प्लिट है, आफ्टर पे लाना है, ये बिफोर स्प्लिट है, यूं कह रहे हैं ना कि ये हमेशा से ही, स्प्लिट भी हमेशा से था, तो 12,000 पे उसका असर डालो, बोनस भी हमेशा से था भाई, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं, वरना डिस्टॉर्ट होगी ईपीएस, ठीक है? तो बिफोर स्प्लिट है, आफ्टर पे लाना है, ये बिफोर स्प्लिट है 12,000, आफ्टर पे लाना है, समझ आ रही है? तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, सही करवा देना आप मुझे, 7/2, बड़ी मेहरबानी जी। अब एक मिनट, कंसोलिडेशन से भी पहले है ये 12,000, ये बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर पे लाने हैं, बिफोर है, आफ्टर पे लाना है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। एक मिनट, मैं शेयर्स निकाल रहा हूँ, यहाँ वर्किंग करने की बजाय अलग से मैंने यहीं पे कर दिए, जो कह रहा हूँ कर लो एक दफा,
जी ये बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर पे लेकर आना है। बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर पे लाना है ना, ठीक है, असर डालना है ना। तो कंसोलिडेशन से पहले ये 5 पे पड़े हैं, हमने इनको 4 पे लाना है। अब बताओ जरा आंसर क्या था? 2। सही हुआ कि नहीं हुआ? अब ये क्या है? रीस्टेटेड। हम कह रहे हैं यार देखो कंपनी ने कोई नुकसान नहीं किया, कंपनी ने कोई लॉसेज नहीं कमाए। थोड़ा सा इधर होके बैठ जाए ना, थोड़ा सा इधर होके बैठ जाए। वैसे तो मैं स्मार्टफोन नजर तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी कमज़ोर हो गया हूँ मैं, है ना, ऐसे 1-2 दिन में। अच्छा अच्छा जी सुने, ये बात समझ आइए बेटा, ठीक है। मैंने आपको ये कहा यहाँ पर तो हम शेयर्स को हमेशा से इशू कर रहे हैं जी, हम कह रहे हैं जी हमेशा से इन इशू रहे हैं, ठीक है ना। तो इस साल के अंदर तो सुकून से हमने कर लिया काम, इस साल के शेयर भी निकल आए। लेकिन जब हमने रेशो ये ईपीएस निकाली, ईपीएस इज अ रेशो, ठीक है, हमने जब ये रेशो निकाली ईपीएस तो 1.2 आ रही है। अब सोच में तो पड़ जाता है ना बंदा, ठीक है, कि जी 72,000 ही प्रॉफिट है इस साल भी पिछले साल भी, कोई नए शेयर्स भी इशू नहीं हुए, तो अर्निंग्स में बूस्ट एक्सपेक्टेड तो नहीं था। लेकिन उल्टा क्या हो गया, अर्निंग्स जो है वो डाउन चली गई, ठीक है, उल्टा अर्निंग्स गिर गई हैं। ये तो कोई बात ना हुई भाई, ठीक है यार, ये तो कोई बात ना हुई, ठीक है, अर्निंग्स जो है वो डाउन हो गई हैं। हालांकि दरअसल ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर हमें रीस्टेट करना पड़ा। तो मैंने आपको ये कहा है कि बोनस हो, जरूरी नहीं तीनों आए, ठीक है ना, कोई एक आधा सवाल के अंदर आता है। बहरहाल बोनस हो, चाहे स्प्लिट हो, चाहे कंसोलिडेशन हो, हम यूं अज्यूम करेंगे कि ये हमेशा से इन इशू रहे। अब हमेशा से इन इशू रहे हैं तो इस साल ये नहीं करना कि 12,000 में ये शेयर्स ऐड करें, बच्चे 58,800 कह रहे थे भाई, नहीं, पिछले साल शेयर्स तो 12,000 ही थे ना। ये तो इस साल के अंदर नए शेयर्स इशू हुए, स्प्लिट होके बढ़े, कंसोलिडेट होके कम हुए, पिछले साल 12 ही थे, उन 12 पे इनके असरात डालने हैं अब बस, ठीक है ना। तो जब आपने असरात डाले तो आपने चेक किया 1.2 आ गए। इसका एक और तरीका भी है, एक शॉर्टकट भी है। आप क्या करो, आप उस ₹6 को पकड़ लो, ठीक है जी, और इस पे फ्रैक्शन लगाओ जी, इस पे फ्रैक्शन लगाओगे तो अब ये रुपीस हैं, इस पे उल्टा छोड़ो यार फिलहाल, ये बात है जो समझ आ गया ये, ठीक है ना, ये इसको ज़रा समझ, ठीक है जी, ये समझ आ गया, ठीक है। इसको ज़रा ट्राई करते हैं अगले सवाल में। फिर यार रुपीस ये 6 को रीस्टेट करना है ना, तो ये रुपीस के अंदर है, इसके अंदर इसके ऊपर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लगा दोगे तो चल जाएगा। लेकिन छोड़ो फिलहाल, अच्छी भली बात समझ आई हुई है, ये ना हो गए ये भी जाए, चले जी। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा कल वाला लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर। अब आज वाले लेक्चर के अंदर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए 2 नोट बनाए हैं, 3 बल्कि बनाए हैं, जरा पढ़िए, नजर आ रहे हैं जी। 5वां 6वां सवाल कर लिया हमने पिछले लेक्चर नोट वाला। ओके, बोनस इशू हो, स्प्लिट इशू हो या कंसोलिडेशन इशू हो, कंसोलिडेशन इशू ही होता है, मतलब पुराने वापस लेकर नए देते हैं ना कम करके, तो इशू तो हो ही जाता है ना, इसलिए इशू लिखने से कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, bonus issue, split issue and consolidation do not boost earnings, so we assume for EPS that these all are in issue since inception of business, ठीक हो गया। दूसरा, in comparative price share issue, comparatives are ये comparative गलत लिखा गया मुझसे, ये काट देता हूँ मैं, अभी फिलहाल तो मुझसे नहीं काटा जाएगा, ये गलत है, ठीक है। इन प्राइस, वो मार्केट प्राइस इशू बेसिकली होना चाहिए था, ठीक है। इन मार्केट प्राइस इशू कंपैरेटिव्स आर नॉट रीस्टेटेड, लेकिन ये अभी यूज नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे मार्केट प्राइस, ओके, सही कर दूंगा मैं। इन मार्केट प्राइस इशू कंपैरेटिव्स आर नॉट रीस्टेटेड, क्यों? देखो, अगर आपने नए शेयर इशू किए हैं और मार्केट प्राइस पे किए हैं तो भाई फिर बूस्ट क्यों नहीं एक्सपेक्टेड था? फिर अगर आपने नहीं कमाए ना अर्निंग्स उसके बराबर या उससे ज़्यादा, तो फिर भाई सही बात है, फिर आप डिटीरिएट हुई आपकी ईपीएस या बढ़ी है ईपीएस, ठीक है ना। तो जब मार्केट इशू के ऊपर शेयर्स आपने इशू, मार्केट प्राइस पे शेयर्स इशू किए हैं तो फिर बूस्ट एक्सपेक्टेड है। मैंने उस दिन जो टेबल बनाया था हफ्ते वाले दिन, तो सबसे पहली बात ये तो लिखी थी, अगर मार्केट प्राइस पे इशू हो तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम ट्रेड होते हैं, कैश डेबिट होता है, बूस्ट इज एक्सपेक्टेड। तो अगर मार्केट प्राइस पे शेयर्स इशू हो
तो फिर आपने पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट नहीं करना। लेकिन अगर बोनस स्प्लिट या कंसोलिडेशन हो, इवन राइट इशू भी हो, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का, थोड़ा बहुत बोनस का एलिमेंट होता है कि अगर 70 रुपये का शेयर मार्केट में आप लोगों को बेच रहे हैं तो अपने यूज़र को हो सकता है आप 50 रुपये का बेच दें, तो थोड़ा सा आप डिस्काउंट तो देते ही हैं, तो थोड़ा सा बोनस का एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होता है। तो ये 4 चीज़ें जब भी सवाल में आएंगी, जिसमें 3 हमने पढ़नी है, अभी राइट इशू फिलहाल मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। ये 3 चीज़ें जब भी आ जाएंगी, फिलहाल तो हम ये कह लें, वैसे 4 ही कर लें, 4 चीज़ें जब भी आएंगी सवाल में, राइट इशू हो, बोनस इशू हो, स्प्लिट हो, कंसोलिडेशन हो, तो आप पिछले साल की ईपीएस को लाजमी रीस्टेट करते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, वो और वाला इसलिए भी सिखाना ज़रूरी है कि कभी कभी वो नंबर ऑफ शेयर्स पिछले दे भी दे, शायद अर्निंग्स ना दे रहा हो, तो आप रुपीस को भी फटाफट रीस्टेट करना आपको आता हो, ठीक है जी। थोड़ा बहुत बूस्ट होता है, थोड़ा बहुत एलिमेंट होता है बोनस का, तो वो राइट इशू पढ़ाऊंगा। तो फिर वैसे आज दूसरा सवाल भी डालने लगा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि हफ्ते वाली क्लास भी मेरी तबीयत मुझे खुद समझ नहीं आई थी मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो आपको क्या समझ आई होनी है हफ्ते को, शायद आज मुझे बहरहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एनीवेज, तो मुझे ये लगा कि शायद जो है ना ये थोड़ा सा कंपनसेशन होनी चाहिए इस क्लास के अंदर, तो वो मैं राइट इशू का क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट लिख ही लिया था, वो मैंने अगले हैंडआउट के अंदर डाल दिया है यहाँ से निकाल के, और लिख भी लिया था, क्वेश्चन था इस हैंडआउट के अंदर, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज वाले हैंडआउट के अंदर एक सवाल और कर लेते हैं जिसके अंदर सिवाय राइट इशू के बाकी चीज़ें डाल देते हैं। मार्केट इशू मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी पिक्चर ले सकते हैं आप लोग। जरा एक दफा मैं सवाल को पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने पहली क्लास में आपको 3 सवाल करवाए थे। मैंने वो पहला सवाल भी ना हैंड आउट बना लिया है। मैं कल थोड़ा सा रेस्ट पे था, तो थोड़ा वेला था, थोड़ा सा काम कर लिया मैंने। तो वो जो पहला दिन सवाल बनाया था, इनकम स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी और बैलेंस शीट के प्रेफरेंस शेयर समझाए थे, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कहा था उसको, क्योंकि मैंने वहीं पे ईपीएस निकालना सिखा दी थी आप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पहले लेक्चर में था, उसी तरह से हैंडआउट्स में लिखा हुआ है। फिर ये क्वेश्चन 4, 5, 6 आपने देखा दूसरे लेक्चर के अंदर था हमारा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा आज, ठीक है। तो देखें ज़रा, एक्स कंपनी हैज़ अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ऑन यकम जनवरी 15 देयर वर 8000 शेयर्स इन इशू। एक्स कंपनी मेड फॉलोइंग शेयर ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। ऑन 30th April 15 issued 8000 new shares for ₹70 at मार्केट प्राइस। तो मैं एकदम से ऐसे निकल गया, राइट इशू की बजाय मार्केट प्राइस के ऊपर इशू करवा दिया, ठीक है ना। लेकिन मार्केट प्राइस वाला इशू तो देख सकते हैं ना, क्योंकि मार्केट प्राइस वाला इशू अलग से हमने देखा हुआ है स्टार्ट के अंदर, ठीक है ना। फिर ऑन 3rd July 15 announced bonus issue to existing shareholders for of 3 shares for every 7 shares held. The entitlement date of bonus shares was 31 जुलाई। तो हम यहाँ पर 3 जुलाई के अनाउंसमेंट को नहीं लेते, हम 31 जुलाई को की ये जो एंटाइटलमेंट डेट है इसको हम कंसिडर करेंगे, और ये वेटेड एवरेज निकाल रहे होंगे जब, तो ठीक है जी। और थर्ड है ऑन 30th September 15 कंसोलिडेटेड इट्स शेयर, स्प्लिट कोई नहीं है जी, consolidated its shares such that every 9 shares were consolidated into 8 shares. Total earnings in the year 31 दिसंबर 15 वर 1.5 लाख। टोटल अर्निंग इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 वर 90,000। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 14। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 15 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव, ठीक है जी। तो इसको आप पिक्चर लेकर सॉल्व करना शुरू करें, मुझे थोड़ा सा काम करना है, मैं इसको फिर बंद कर दूंगा। हाईलाइट कर अब बना लो।
जी बन गई पिक्चर, बंद कर रहा हूँ इसको ज़रा। ये 10 मिनट में कर लेंगे ये सवाल, शाबाश जल्दी करें। ये कैलकुलेटर देना ज़रा।
हाँ जी, जल्दी करें, सही आंसर निकाल देना, क्या ही बात है, मैं राज़ी हो जाऊंगा, मतलब खुश हो जाऊंगा, राज़ी। जी बेटा, बेटा अल्लाह आप सबको पास करे, मेरी क्या चाहत हो सकती है इससे ज़्यादा, खुद सोच के बताओ। यार बस कर दो, क्या आंसर है? चलो देखते हैं, मिल के ही देखेंगे, ऐसे थोड़ा ही। आंसर अभी निकालते हैं यार, नहीं है अभी, सवाल है सिर्फ। आंसर निकाल दो रहा था कैलकुलेटर पे बैठ के। भाई ये कोना नज़र आएगा आमिर भाई, अगर इधर 2-4 लाइनें लिखूं तो आप बच्चों सबको नज़र भी आएगा ये इधर यार, पहली रो वाले भाई, ये जल्दी करो ना, फिर वो शॉर्टकट भी निकाल लें ज़रा। ताकि फिर वो आप दूसरे सवाल पे भी आप फ़ौरन अप्लाई कर लो। देखते हैं यार, ये ज़रा मैं इसको कह रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ज़रा लिख लूँ वो शॉर्टकट भी, तो फिर ये आप नोट करो, मैं ये मिटा के भी यहीं पे सवाल कर दूँगा दोबारा। अच्छा जी, कितने बच्चे कर चुके? यार ये आखिरी मिनट है, सब खत्म करो। अनसीन क्वेश्चन पर्चे में आ गया सवाल, ऐसे समझो। हाँ यही होना है बस, डायल्यूटेड डीपीएस पढ़नी है और राइट शेयर पढ़ना है, बाकी यही होना है बस। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी बस कॉन्सेप्ट है करना, बाकी तो अब आप तगड़े हैं इंशाल्लाह। ये सवाल अगर खुद सही कर लेते हैं, मैंने भी करना है।
रीस्टेटेड सेम नहीं आया। चलो मिल के देखते हैं ज़रा, छोड़ो इस बात को अब। चलो अब छोड़ो भाई, छोड़ो भाई, सब बचे छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, बस ठीक है जहाँ तक हो गया। सुनो अब इधर देखो ज़रा, इसको प्लीज़ देखें प्लीज़। ये ना आप नंबर ऑफ, ये अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर्स को जो ऐड करके ईपीएस निकालने की बजाय आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ईपीएस ऑफ 2014, वो याद हो गया ना ज़रा, इसलिए मैं ज़रा ये बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं पे ये यूज़ करना पड़ ही जाता है। ईपीएस ऑफ 2014 रीस्टेटेड निकालने के लिए आपके पास अगर 2014 की ईपीएस है तो डायरेक्ट उसको पकड़ के फ्रैक्शन लगा दें, लेकिन फ्रैक्शन उलट, जैसे ₹6 पर शेयर था। अब ये जो ऊपर, अच्छा चूँकि ये तो काम आप कर नहीं रहोगे तो आप यहाँ से देखें, ये तो काम कर नहीं ना रहे होंगे। चलो ठीक है यार, वैसे यहीं से देख लो, ये 4/7 करो, 2/7 करो, और 5/4, क्योंकि ये फ्रैक्शन में पड़ा हुआ था ना, जैसे बच्चे कह रहे थे यहाँ पर कि ये ऊपर जाके उलट नहीं हो जाएगा। चलें छोड़ें इस बात को, फिलहाल सिर्फ शॉर्टकट याद कर लें, लॉजिक्स विल कम, ₹1.2 ही आता है। तो ये एक शॉर्टकट भी है कि अगर आप नंबर ऑफ अर्निंग्स को, नंबर ऑफ शेयर्स को डिनोमिनेटर में रख के उसको आप चेंज करके उससे ईपीएस निकालने की बजाय आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है ना, कि हो सकता है मिसाल के तौर पे ये ओपनिंग शेयर्स हमें पता ही ना हो और वो कहे कि जी ईपीएस को रीस्टेट कर दो, तो पता तो होना चाहिए ना। अगर ईपीएस हमारे पास मौजूद है तो हम शायद वो निकाल सकते हैं। कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो सकती है ना, पिछले साल के अर्निंग्स मिस हो सकती हैं, वो मिस है तो फिर कैसे पिछले साल की अर्निंग्स को डिवाइड करें शेयर्स के साथ, तो फिर ईपीएस को ही पकड़ लेंगे। तो पता होना चाहिए बस आपको, ठीक है। बस आपने किया क्या है कि जो फ्रैक्शंस थे इनको उल्टा दिया है। ये देखें, ये सिर्फ सामने वाले हैं, देखें हमने सारे के सारे फ्रैक्शन यही वाले लगाए थे ना। इधर देखो 12,000, 7/4, 7/2, 4/5, ठीक है ना। ये तो वैसे ही नए शेयर्स उसके बाद थे ना, तो ओपनिंग डेट पर सिर्फ ये 3 फ्रैक्शन लगाए थे, ऐसे ही है ना। तो इन्हीं तीनों फ्रैक्शंस को हमने उल्टा के लगा देना, तो ये तो वर्किंग हुई पड़ी होगी ना आपके पास, ठीक है। तो आपने पिछले साल की ईपीएस लेनी है, ये 5/4 हो गया, ये 2/7 हो गया, ये 4/7 हो गया। बस मैंने ज़रा तरतीब उलट कर दी है, माजरत, ऐसे ही यहाँ से देख लें, आदत भी यही होनी चाहिए। क्योंकि आपने किसको चेंज किया था, देखो ओपनिंग शेयर्स को चेंज किया था। ये फ्रैक्शन तो इस साल का है ना, इस साल कितना अरसा ये आउटस्टैंडिंग रहे, तो भाई पिछले ये कंसोलिडेशन, स्प्लिट और बोनस, ये असरात हमने ओपनिंग पे देने थे ना, तो फिर हमने ओपनिंग शेयर्स के ऊपर ये वाला फ्रैक्शन लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन ये डिनोमिनेटर पड़े हुए थे, ठीक है ना। अब जब हमने रुपीज़ को करना है रीस्टेट, तो डायरेक्टली ये वाले फ्रैक्शन ही आप उठा कर ले जाएं, ठीक है। ये वाले फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन को क्या कर दें, उनको उल्टा दें, ठीक है। अब 4/5 था तो 5/4 कर दो, यहीं से देखो, यहीं से, ठीक है। 7/2 है तो 2/7 और 4/7, ठीक है जी। चलो अब ज़रा अप्लाई कर लो अपने सवाल पे। ये पिछले सवाल पे तो नोट करो ना, और लिख के क्लियरली लिखना, और लिख के, ठीक है, ताकि दोनों तरीके आपको बताऊँ, और लिख के। फिर मैं ये सारा मिटाता हूँ और हम अगला सवाल करते हैं अपना, जो अभी ये सामने आपके, ये कर लें। ये लिख लें जल्दी से, मिटा दूं, करें अब अपना सवाल, आपका टेस्ट, बस 10 मिनट रह गए, जल्दी देख लें। अच्छा साल भी हुई थे यार, ऐसे ही मैंने मिटा दिया। चलो हाँ जी, एक्स कंपनी हैज़ अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, ऑन जेकम जनवरी 15 देयर वर 8,000 शेयर्स इन इशू। एक्स कंपनी मेड फॉलोइंग, तो ओपनिंग शेयर्स कितने हैं, ये तो 8,000 लिख लेना, ठीक है। जेकम जनवरी 15 ही था। उसके बाद कहते हैं जी ऑन 30th अप्रैल, चलो इधर आ जाओ फिर, ऑन 30th अप्रैल issued 8,000 न्यू शेयर्स। अच्छा ये तो वो है,
30 अप्रैल को न्यू शेयर इशू कर दिए, ठीक है जी। कितने शेयर इशू किए? सीधा ही 8,000 दे दिया उसने, कमाल हो गया। अब जैसे यहाँ पे 8,000 लिखने का मैंने कहा रुक जाओ, फ्रैक्शन लगा दो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4/12, ठीक है। अब नए शेयर्स आ गए 8,000, ठीक है जी। अब 8,000 शेयर्स मिलकर 16 हो गए। अब इन 16 पे फ्रैक्शन लगाना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। अब वो कहता है ऑन 3 जुलाई अनाउंस्ड X company announced bonus issue to existing shareholders of 3 shares for every 7 shares held। तो बोनस है 3 शेयर्स दिए हैं फॉर एवरी 7 हेल्ड। 7 थे, 3 नए दिए, 10 हो गए, ठीक है जी। एंटाइटलमेंट डेट 31 जुलाई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर हम 31 जुलाई ही लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़रा आप अगला कर ही लें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? स्प्लिट कोई नहीं है, चलो ठीक है, अब से लिखा रहे जी। कंसोलिडेशन ऑन 30 सितंबर कंसोलिडेटेड इट्स शेयर सच दैट एवरी 9 शेयर्स वर कंसोलिडेटेड इनटू 8। 9 थे, 8 हो गए, 1 लॉस, ठीक है जी। बैलेंसिंग, सॉरी ये हमने बैलेंस निकाला, यहाँ पर ये बैलेंसिंग, सही हो गया जी। सवाल शुरू करते हैं जी। 1 जुलाई 15 को बोनस इशू, 31 जुलाई बोनस जी। ये 16,000 है। अब ये 16,000 है, हमने कहा जी हर 7 वाले को 3 नए मिले, हमने बोनस शेयर्स निकालने हैं। यहाँ पे हमने ये न्यू या लॉस निकालने होते हैं, यहाँ पर हम न्यू या लॉस निकालते हैं और फिर फ्रैक्शन जो है वो लगाते हुए हम देख रहे होते हैं बिफोर आफ्टर, ठीक है ना। थोड़ा आज सीधा हो रहा है, ठीक है। चलो हो गया आज सीधा, अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाल्लाह फिर बेसिक ईपीएस खत्म हो जाएगी अगर ये आज हाथ सीधा हो गया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है जी? हम कह रहे हैं जी हर 7 वाले को 3 दिए, तो हर 7 वाले को, तो जो शेयर्स लेकर आए डिवाइड बाय 7, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड बाय 7 किया और 3 जी 6, 8। अब टोटल बाद में करते हैं, पहले इस पर फ्रैक्शन लगवा दें जी। तो मई, जून, जुलाई, 3/12, ठीक है जी। टोटल कितना हो गया? 22,857। अब इस पर फ्रैक्शन लगाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो क्या कह रहे हैं जी? ऑन 30 सितंबर 15 कंसोलिडेशन हो गई, तो 22,857 शेयर्स थे, ये लिखकर अब इधर आए। हर क्या कह रहे जी? क्या हुआ? 9 शेयर्स 8 में बदल गए, 9 थे 8 हो गए, तो हमने तो लॉस निकालने हैं ना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे जी? जो पड़े थे ना 9, वो हर 9 के बदले 1 शेयर जो है वो कम होता चला गया, ठीक है। 2540 लॉस्ट, ठीक है जी। अब इधर क्या हो गया जी? जुलाई और अगस्त और सितंबर 2/12 जी 20317 आ गया और बस कहानी ख़त्म। अब इसको क्या कर दें? 3/12, ठीक हो गया जी। यहाँ तक को मसला, यहाँ तक कोई मसला नहीं है जी। अब चलते हैं जी हम अपनी उस पुरानी बात की तरफ। इसमें बोनस भी है, कंसोलिडेशन भी है। न्यू शेयर्स तो वैसे ही न्यू शेयर्स है ना, उनका तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। बोनस भी है और कंसोलिडेशन भी है, तो इसको कुछ नहीं करना। इधर आए तो ये बिफोर कंसोलिडेशन है। बिफोर कंसोलिडेशन पढ़े हैं हम, कह रहे हैं नहीं इस पर भी असर डालो कंसोलिडेशन का। ये बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर पे ले आओ। बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर पे ले आओ। बिफोर पे हैं, 9 पे पड़े हैं, तो मैं सही तो लिख रहा था, मुझे डरा क्यों रहे हो? पहले ही मैं बोल तो आता हूँ वहाँ से, बस यहाँ पे आते हो बता दिया करो जी। नेक्स्ट 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 ये इधर भी डालना पड़ेगा सर, इधर भी डालना पड़ेगा सर, ठीक है। इंटू 8/9 इंटू 8/9, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब इनमें कंसोलिडेशन भी थी, बोनस भी था।
इनमें कंसोलिडेशन नहीं थी, असर डाल दिया, ना इनमें थी कंसोलिडेशन, ना इनमें थी, ना इनमें थी, ठीक हो गया। अब इधर आए तो इसमें कंसोलिडेशन भी नहीं है, बोनस भी नहीं है। कंसोलिडेशन का असर तो डल चुका, अब बात करते हैं बोनस, ठीक है जी। ये बिफोर वाले पड़े हैं या आफ्टर वाले पड़े हैं? ये बिफोर वाले पड़े हैं या आफ्टर वाले पड़े हैं? नहीं बेटा, ये आफ्टर बोनस इशू है, सॉरी हाँ बिफोर है, ये बिफोर वाले हैं, हमें चाहिए ये आफ्टर पे। तो ये पड़े हुए हैं 10 पर, ये पड़े हुए हैं 10 पर, हद हो गई यार, 10/7 जी। अब ऊपर भी आ जाएं, इंटू 10/7, ठीक हो गया जी। और इनका कोई मसला नहीं होता है, इनको जाने दो, ठीक है। आप बताओ भाई, 33865079 33865079, टोटल क्या आ गया? 16930। ये बराबर नहीं आया, नहीं ये तो बराबर नहीं आया, पिछले सवाल में बराबर था ना, तो मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट प्राइस पर कोई इशू आ गया तो ये दोनों बराबर नहीं हो गया। दूसरा ज़बानी बात बन रही थी, इसलिए मैंने कहा था रुक जाओ, अगले सवाल के अंदर ये असर पड़ा होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ईपीएस की बारी आती है। तो ईपीएस ऑफ 2014, अब ज़रा प्रॉफिट्स भी डिफरेंट है ना, उस तरह से प्रूव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, ईपीएस ऑफ 2014 की अर्निंग्स कितनी थी? 90,000। और 2014 में शेयर्स कितने थे? 8,000। तो ईपीएस आ गई 11 बड़े सोच की बात है यार, भाई तो पूरा ही नहीं आ रहा, 11.25, ठीक है जी। अब 2015 में आए, 2015 की अर्निंग्स कितनी थी? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16,930, 8.86। तो अब कुछ बच्चे 7 कह रहे थे, पता नहीं क्यों। सही है, कितने बच्चों का यही आंसर था? अब मसला ये है कि कंसोलिडेशन भी है और बोनस भी है, स्प्लिट तो नहीं है पर कंसोलिडेशन और बोनस तो है ना, ठीक है। तो हमें पिछले साल की ईपीएस को पकड़ना पड़ेगा। ईपीएस को उसी तरह से करते हैं, पिछले साल वाली अर्निंग्स को पकड़ो 90,000 और पिछले साल वाले शेयर्स को पकड़ लो 8,000, ठीक है जी। अब इन 8,000 शेयर्स के ऊपर किधर गया, ये फ्रैक्शन लगा देने, ठीक है ना, क्योंकि ये 8,000 शेयर्स बिफोर पे पड़े थे, तो यहीं से ही ये मिल जाया करते हैं, ठीक है। इंटू 8/9 इंटू 10/7, तो एक बार सोच लिया बस, ठीक है जी। क्या हुआ? कमाल नहीं हो गया? 8.86, ठीक है जी। अब इसका एक और तरीका भी था, आपको बताया, आप क्या कर लो, आप 11.25 पर यही फ्रैक्शन उलट कर दो, जी। चलें जी। अब आप देखें ज़रा होमवर्क वाले क्वेश्चंस को। जी वो अर्निंग्स में बूस्ट आया हुआ है ना बेटा, वो बूस्ट ही ऐसा रखा गया है कि आपका वो पिछले वाला मैच कर जाए। देखो पिछले साल के प्रॉफिट्स 90,000 हैं, इस साल के प्रॉफिट्स 1,50,000, तो अर्निंग में बूस्ट आया पड़ा, ठीक है ना, अर्निंग में बूस्ट है, ठीक है। लेकिन पिछले साल की अर्निंग और इस साल की अर्निंग में वो बोनस और स्प्लिट का, ये कंसोलिडेशन का असर हमने निकाल दिया, ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, ये सारे फरमाइशी प्रोग्राम है ना, ये तो रिवीजन क्लासों वाले फरमाइशी प्रोग्राम।
अच्छा जी, यहाँ पे अब कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे थे? 34 में तो राइट इशू है ना, उसके अलावा सारे सवाल हो गए थे? बुक दिखाओ ज़रा यार। नहीं, कल इंशाल्लाह होगा 34। भाई ये ना बंद कर दो, चीज़ें बंद कर दो। नहीं हो, सर ने आ जाना है अभी। 40 पैसे पे रहने दे भाई, कर लेते हैं बस। ठीक है यार, जा रहा हूँ मैं यार, तंग तो मत पड़ो। जाना क्या यार, पेज नंबर बता दो यार। कल इंशाल्लाह पास पेपर भी होमवर्क में कर लेंगे आप। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो सिर्फ जो क्लास नोट्स के अंदर क्वेश्चंस है वो कौन कौन से थे? 1 से लेकर 28 से लेके 25 और कुछ नहीं, बस रह गया, बस राइट इशू रह गया। ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, यही होमवर्क नहीं है, मुझे देखने दो ज़रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी तक आपको कौन कौन से दिए हुए सर? हाँ, पिछले ही पढ़ना। चलें 9 तक तो कर ही लेना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 किया हुआ था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 से प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 तक छोटे छोटे सवाल हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 से प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 वो रहने देना, जो राइट इशू वाला सवाल आ जाए वो छोड़ देना। प्रैक्टिस सेट 2 से प्रैक्टिस सेट 9 तक कर लें। कोई राइट शेयर्स इशू हो रहे हैं जिस सवाल में, उसको पेंडिंग कर देना, साथ लिख लेना, तो इंशाल्लाह कल फिर वो भी होमवर्क में चले जाएंगे। होपफुली कल पास पेपर भी आपको शायद, अगर डायल्यूशन ना पड़ी हुई, मैंने देखा तो नहीं अभी, तो वो भी होमवर्क में दे दूँगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।